नमस्कार। आइए सुनते हैं विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित नौकर की कमीज, मेरी यानी अवनीश राय की आवाज़ में। कितना सुख था कि हर बार घर लौटकर आने के लिए मैं बार बार घर से बाहर निकलूँगा। यदि मैं किसी काम से बाहर जाऊँ, जैसे पान खाने, तो यह घर से खास बाहर निकलना नहीं था, क्योंकि मुझे वापस लौट कर आना था। और इस बात की पूरी कोशिश करके कि काम पूरा हो, यानी पान खाकर। घर बाहर जाने के लिए उतना नहीं होता जितना लौटने के लिए होता है। बाहर जाने के लिए दूसरों के घर होते हैं, दूसरे यानी परिचित या जिनसे काम हो, जिनके यहाँ उठना बैठना होगा, या बाजार, बगीचा, दफ्तर, कारखाना होगा। लौटने के लिए खुद का घर ज़रूरी होता है, चाहे किराए का एक कमरा हो या एक कमरे में कई किराएदार हों। मेरी पत्नी के लिए घर बाहर निकलने के लिए बहुत कम था, इसलिए घर लौटने के लिए भी कम था। जब भी वह बाहर गई, जल्दी लौटकर आ गई। अकेले रहने से जाते समय घर में ताला बंद करना होता है, जो पत्नी, बाप, माँ, भाई बहन या इनमें से किसी एक के रहने से नहीं करना पड़ता। नौकर को घर की चाबी का गुच्छा नहीं दिया जाता। अगर घर छोटा है तो एक चाबी भी नहीं दी जा सकती है। घर में परिवार के रहने से बड़ा ही सुख था कि दगदगाते हुए अंदर जाकर चारपाई में लेट गए, या जोर का पेशाब लगा हो और बाहर आड़ वाली साफ जगह नहीं मिली, तो घर के अंदर आते ही सीधे पेशाब करने के बाद फुर्सत होती है। नौकरी में होने से घर लौटने का समय शाम को दफ्तर बंद होने के बाद होता था। जब बेकार था तब कभी भी आना जाना होता था, कोई निश्चित समय नहीं था। छुट्टी के दिन मुझे बार बार घर से बाहर निकलना पड़ता था, बिना किसी वजह के। सुबह से ही मैंने तय कर लिया था कि बाहर जाकर बहुत देर बाद लौटूंगा। जब मैंने खखार कर थूका तो कप में खून के रेसे थे। सर्दी पक गई थी। पास में अम्मा खड़ी थी, नाटी कद की, दुबली पतली, मुंह में एक भी दांत नहीं, सफ़ेद बाल बिखरे हुए, बिल्कुल माँ की तरह। बाहर जाते जाते धीरे से मैंने अम्मा से कहा, अम्मा, मेरे मुंह से खून निकला है। यह कहते समय मेरी आवाज़ में बहुत कमज़ोरी थी। उदाहरण के लिए एक ऐसे बीमार आदमी की कमज़ोरी जिसे बिस्तर से सहारा देकर उठाया जाता है। कई दिनों से उसे भूख नहीं लगी। चटपटी सब्जी खाने की उसकी बहुत इच्छा होती है, पर सब्जी कोई बनाता नहीं। जो भी वह खाता है उल्टी हो जाती है। पानी पीता है, कराहता रहता है। डॉक्टर को पूरी उम्मीद है कि वह बच जाएगा, इसलिए घर के लोग खुश हैं। और जितनी तकलीफ़ बीमार को है, उतना दुख उन लोगों को नहीं है, ऐसा बीमार सोचता है। जब वह अपनी तकलीफ़ की बात करता है तो उसकी पत्नी उसकी तकलीफ़ को यह कहकर कम कर देती है कि डॉक्टर ने कहा है उसे कुछ नहीं होगा। जब वह कहता है कि अब वह मर जाएगा, तब उसका माँ सहलाती हुई कहती हैं, घबराओ नहीं, डॉक्टर ने कहा है सब ठीक हो जाएगा। उसे प्यास लगती है तो पत्नी कटोरी में दूध लेकर आती है। मजबूरी में थोड़ा दूध पी लेता है। तभी उसे कह करने की इच्छा होती है। उससे मिलने के लिए उसके दफ्तर के लोग आते हैं। कमजोरी में वह किसी से बात नहीं कर सकता। गले तक चादर ओढ़े वह पड़ा रहता है। उसके बदले उसकी माँ या पत्नी मिलने वालों से बात करती है। लोगों की पूछने के पहले ही कैसी तबीयत है, दोनों में से कोई कहेगा कि डॉक्टर ने कहा है सब ठीक हो जाएगा। गुस्से में वह पत्नी को गाली देना चाहता है, माँ से बात करना नहीं चाहता, पर कमजोरी के कारण वह शांत रहता है। मरता नहीं, थक कर सो जाता है। हकीकत में मैं बीमार नहीं था और न मेरा मकान नर्सिंग होम था, पर जिस मकान में मैं रहने आया था उसका मालिक शहर का एक बड़ा डॉक्टर था और 50 रुपया
महीना मकान का किराया देता था, जो मकान को देखते हुए अधिक था, परंतु डॉक्टर की सहूलियत मुफ्त मिलेगी यह मेरे मन में नहीं था। अम्मा ने थोड़ा झुक कर देखा। मुझे तो समझ में आता नहीं है, लगता है पान खाया था। बहू तू देख, खून है क्या? पानी की बाल्टी ले जाते हुए पत्नी वही बाल्टी छोड़ माँ के पास आई। मुस्कुराते हुए माँ से कहा, रात को 2 पान लाए थे, सुबह पुड़िया में बदा 1 पान बचा था। कप में सुपारी के टुकड़े हैं, उसको सर्दी तो है, खखार कर जब तब थूकता रहता है। अम्मा एक लोटे में पानी लेकर कप को बहाने लगी। तभी पत्नी ने भरी बाल्टी लेकर उड़ेल दी। 5 मिनट में बाहर से होकर मैं घर लौट आया था। इतनी थोड़ी देर में आना जाना नहीं हुआ था। दृश्य बदलने के लिए पलक का झपक जाना ही बहुत होता है। 5 मिनट के लिए बाहर जाना मतलब 5 मिनट तक घर के दृश्य पर पर्दा पड़ा रहना। मेरी गैरहाजिरी में पत्नी और माँ का कोई और ही दृश्य रहता होगा कि फुर्सत मिली या मेरी उपस्थिति में उनको काम करने में अड़चन हो रही थी। जब मैं अंदर आया तब अम्मा कुछ चुपचाप लगी। पत्नी के हाथ में एक खाली बाल्टी थी। अम्मा ने मुझे सबसे पहले लौटा हुआ देखा था। इस तरह देखा था कि मैं इतनी जल्दी कैसे आ गया, या मुझे कोई सामान लेने लौटना पड़ा है, या मेरी आदत ही है कि घर के अंदर और सड़क के बीच मैं केवल चहलकदमी करता हूँ। नौकरी के बाद पहली बार अम्मा मेरे पास रहने आई थी। दूसरी बार घर से बाहर निकलते ही ठाकुर की पान की दुकान के सामने मुझे संपत दिखा। संपत मेरे बचपन का दोस्त। चेचक के गहरे दाग, सांवला रंग और गोल गोल नाक वाले चेहरे की मुझे आदत पड़ गई थी। इस तरह की लत पड़ जाना ही क्या दोस्ती थी। बचपन में जब मैं अपनी बेडौल नाक की चर्चा सुनता था तो दुखी हो जाता था। अपनी नाक की आदत तो अपने आप पड़ जाती है। 2 हाथ होते हैं, पर ऐसे कहाँ कि लटके हुए हैं। हाथ में एक खाली माचिस की डब्बी भी हो तो उसका भी वजन होता है, लेकिन हाथ का कोई वजन नहीं होता। वजन तब होगा जब बाएं कटे हाथ को दाहिने हाथ से उठाया जाए। चेहरे में 2 कान हैं, इसकी याद बहुत दिनों तक नहीं रहती। कान चेहरे से कहाँ जाएंगे? इस तरह की लापरवाही सामाजिक सुरक्षा को बतलाती है। सब जगह अमन चैन है, यह मालूम हुआ था। संपत मेरे नगर का था। 4वीं हिंदी तक हम दोनों साथ साथ पढ़ते थे। इसके बाद वह फेल हो गया। जब मैंने बीए पास किया तब उसने 10वीं पास किया था। इसके बाद हम दोनों की नौकरी इसी शहर में लग गई। वह महाविद्यालय की रसायन शास्त्र की प्रयोगशाला में काम करता था। मेरे घर के पास उसका घर था। मुझे देखते ही संपत खुश हो गया। पान खाओगे? पान की आदत मुझे नहीं है। बिना आदत के पान खाओ तो थूकने से लगता है बीमार हूँ, खून निकला है। मैंने कहा, सब्जी खरीदने जा रहा हूँ, चलोगे? झोला दिखलाते हुए उसने कहा। मैं खुश हुआ। सब्जी लाना ज़रूरी था। हफ्ते भर से बाजार जाने का मन नहीं हुआ था। रुकना, घर से झोला लेकर आता हूँ, कहता हुआ मैं घर की तरफ पलटा। जब मैं घर आया तो मुझे पत्नी के हाथ में भरी बाल्टी फिर दिखी। अलबत्ता माँ चावल पछोर रही थी। मैंने पत्नी से कहा, आज मैं जब भी घर लौट कर आऊँगा तुम पानी की बाल्टी लिए ही देखोगे। मैंने माँ से कहा, माँ तुम कल शाम को भी चावल पछोर रही थी, आज भी पछोर रही हो। अपने घर में क्या बोरू चावल है? और जो पानी भरने के लिए पीतल का ड्रम है वह ड्रम नहीं है, पीतल का कुआं है। फिर पत्नी के पास जाकर धीरे से कहा, पीतल का ड्रम तुम्हारे मायके का है, इसलिए तुम्हें इसे भरने का शौक़ है। पत्नी ने कहा, बाल्टी तो ससुराल की है। मैं चिढ़ गया। बाल्टी उससे छीनकर मैंने नीचे रख दी तो बहुत सा पानी छलक कर नीचे बह गया। सबका दिमाग खराब है, माँ बड़बड़ाई। अम्मा रोज़ मुझसे सब्जी लाने के लिए कहा जाता था। आज छुट्टी का दिन है तो कोई नहीं कह रहा है? मैंने कहा,
आधे घंटे में तू 2 बार घर आ गया होगा। 1.5 घंटे तक धीरे धीरे नल चलता है। बोरिंग कब की ख़राब हो गई है। नल में लाइन से बाल्टी रखो, पानी लगाओ, तब पानी मिलता है। नल बंद होने में अभी समय है, 2 बाल्टी पानी और मिल जाएगा। बाहर जाकर 15 मिनट बाद फिर आओगे, तब भी तुझको बहू के हाथ में बाल्टी दिखेगी। पर इससे क्या होता है, एक एक काम पूरा निपटाना पड़ता है। तब मैं भी चावल पछोड़ते हुए दिखूंगी। अभी जितना चावल पछोड़ा गया है 2 जून में ख़त्म हो जाएगा। तेरी छुट्टी रहती है तो कोई काम ठीक से नहीं सहलाता। तेरा व्यवहार बहू के साथ अच्छा नहीं है। माँ बोली, सब्जी लानी है या नहीं? अकेले मैं ही सब्जी खाता हूँ, उदास होते हुए मैंने कहा। लानी तो है, मैं सब्जी नहीं खाती। बहू तेरा जूठा खाती है, तुझसे बच जाएगा तो खाएगी। कितनी महंगी सब्जी है, तुझको सब्जी अच्छी लगती है इसलिए बनाने का मन होता है, नहीं तो कभी ना बने। पत्नी झोला लेकर आई तो उससे झोला मैंने झपट लिया। जब मैंने पत्नी से झोला छीना तब वह मुस्कुराई थी। उसे मालूम था कि मैं उससे झोला झपट कर ही लूँगा। क्या लाना है? मैंने पत्नी से शांति से पूछा। जब मैं शांत होता था तो उसी आदमी की तरह जिसकी एक शेर की देख रेख करने की नौकरी थी। फिर घूम फिर कर मेरे ख्याल से नौकरी का यही मतलब था। एक बार धोखे से शेर का पिंजरा खुला रह गया, उसकी गलती नहीं थी। शेर की नौकरी के डर से उसे रात भर नींद नहीं आती थी। जब उसकी पत्नी खाना लेकर आई तो उसने देखा कि शेर का पिंजरा खुला हुआ है। वह डर कर चीखी तो उसकी नींद खुली। उसने देखा कि शेर का पिंजरा खुला हुआ है। शेर खाना खाने में लगा था। जल्दी से उसने पिंजरे को बंद किया और उसकी जान बच गई। उसे लगता था जिस दिन शेर को खाना ठीक समय पर नहीं मिलेगा, मालिक के डर से वह खुद शेर के पिंजरे में घुस जाएगा। शेर से ज़्यादा वह मालिक से डरता था। घर के लिए सब्जी लाना नौकरी नहीं थी। चूँकि मैं नौकरी करता था इसलिए आज छुट्टी का दिन था और छुट्टी के दिन मुझे घर के कुछ बकाया काम करने थे। 1 किलो आलू, धनिया, मिर्च, लहसुन, पाव भर बरबट्टी, पाव भर जो मन हो, अम्मा ने कहा। नारियल का तेल भी ले आना, पत्नी ने कहा। सब्जी लाने के साथ नारियल का तेल लाना मुझे कोई अलग हटकर काम लगा। लोग सब्जी बाजार से लौटते समय कैसे सर्राफे की दुकान में घुस जाते हैं और एक सोने की अंगूठी खरीद लेते हैं। सोने की अंगूठी खरीदने घर का नौकर कभी नहीं जाएगा, सब्जी खरीदने जा सकता है। नौकर को एक सीमा तक नुकसान करने दिया जा सकता है, उससे 1-2 रुपये खो जाए यहाँ तक तो ठीक है, पर 10-20 रुपये वह नहीं बचा सकता। दफ्तर के साहब के लिए महंगू कितना ही ईमानदार हो, पर 100 रुपये के लिए उसकी नीयत डोल सकती थी, यानी 99 रुपये तक वह ईमानदार था। हैसियत के अनुसार नीयत डोलने की सीमा निर्धारित होती है। मेरी जैसी हैसियत वाला यानी संतू बाबू, जिसकी साल भर से ज़्यादा की नौकरी हो गई थी और करीब साल भर शादी को हो गया, वह 400-500 में अपनी नीयत खराब नहीं करेगा। सब्जी लाते हुए फल लाए जा सकते थे, फल जैसे जामुन, सीताफल, बीही, केले इत्यादि, परंतु नारियल का तेल या सिगड़ी की जाली या सुराही सब्जी के साथ लाना मुझे अच्छा नहीं लगता था। यह आम बात थी कि क्या लाना है, कहने के बाद बात तुरंत खत्म होनी चाहिए, नहीं तो एक के बाद एक चीज़ें जुड़ती चली जाती हैं, चाहे उसके लिए पैसे हो या ना हो। नारियल का तेल मुझे एक न एक दिन हर हालत में लाना था। बाद में या फिर कभी कहकर खुद की गृहस्थी में भी ज़्यादा देर तक छुटकारा नहीं पाया जा सकता। मेरा एक न एक दिन अभी आज ही हो जाएगा या फिर कल, अधिक से अधिक परसों, बस। अपनी ज़मानत पर भी मैं ज़्यादा दिनों तक छूट नहीं सकता था और पत्नी की ज़मानत पर, माँ की ज़मानत पर ज़्यादा दिनों तक बच नहीं सकती थी। तब भी मैं रुका रहा।
अम्मा चावल पछोरने लगी थी। पत्नी पछोरे हुए चावलों को टिन के एक डिब्बे में भर रही थी। मैं उन लोगों के सामने आकर खड़ा हो गया। मुझे लग रहा था कि सब्जी वाली बात अधूरी खत्म हो रही है। उसका निष्कर्ष मेरे अनुसार निकलना चाहिए। शायद यह मेरे मन में हो, परंतु मैं किस तरह का निष्कर्ष चाहता था यह मुझे खुद नहीं मालूम था। अम्मा और पत्नी को भी नहीं तो वे देर क्यों करती। दोनों अपने काम में व्यस्त थीं, जैसे मैं उनके सामने उपस्थित नहीं हूँ। कभी कभी वातावरण में अपने को उपेक्षित पाकर जैसे मैं गायब हो जाता था। उपेक्षित उपस्थिति से आदमी को अदृश्य होने में समय नहीं लगता। चावल के दाने उठाकर मैं चबाने लगा, तब भी मैं गायब था। धोखे से पास में पड़े हुए गिलास को लात लगी। एक वैज्ञानिक तथ्य है कि पीतल के गिलास को ठोकर लगने से जो आवाज़ होगी वह झनझनाहट की आवाज़ हुई थी। पर मैं एक ऐसा जादूगर था जो दूसरे जादूगरों के मुकाबले हार चुका था। परंतु दूसरे जादूगर न तो पत्नी थी और न अम्मा। दूसरे जादूगर कौन थे यह मैं नहीं जान पाया था। यही उनका सबसे बड़ा जादू था। ऐसी स्थिति में मैं मैदान छोड़कर चला जाऊं, मात्र यही उपाय मेरे पास बचा था। पत्नी या माँ वे लोग नहीं थे जिनके कारण मुझे मैदान छोड़ना पड़ रहा था। परंतु मैदान छोड़कर जाना क्या घर से बाहर निकलना था? तब मैं बाहर से भी हारा हुआ क्यों लौटता? मेरा चलना फिरना, उठना बैठना, सोना सब मैदान छोड़ना था। हमेशा हमेशा के लिए मैदान छोड़ने की मेरी इच्छा कभी नहीं हुई। मैं ज़्यादा देर तक न तो घर से बाहर रह सकता था और न घर के अंदर। फिर भी मेरी मनस्थिति ऐसी थी जिसमें मैं अनंत काल तक घर लौटना नहीं चाहता था। पर जब भी लौटूं, पत्नी को उसी तरह भरी बाल्टी लिए हुए माँ को चावल पछोड़ते हुए पाना चाहता था। यानी अनंत काल के बाद भी हर चीज़ को बिल्कुल अभी जैसी, इस घर को, गिरे हुए गिलास को, पर खप्परों में लगे मकई के जाले को नहीं, और उस मक्खी को भी नहीं जो मेरी पत्नी के पैरों में बार बार आकर बैठ रही थी। चाहता था कि अनंत काल से लौटने के बाद दोनों खुश मिलें। पत्नी की आँख के नीचे काले धब्बे हैं, वे ना हो। घर की लिपाई पुताई हो जाए तो और भी अच्छा है। मेरी एक सीमा थी कि मेरी गैर हाजिरी में मेरा घर कैसा लगता होगा यह मैं कभी नहीं देख सकता था। इसलिए जब कोई यह कहता कि आने वाले 20 वर्षों में यह देश बहुत खुशहाल हो जाएगा, तब मैं सोचता था कि खुशहाली 20 वर्षों में क्यों, 20 वर्षों के बाद भी खुशहाली होगी, यह कैसे कह सकता था। खुशहाली अभी हो, इसी वक्त मेरे देखते देखते संपत्ति के बाहर न मिलने की मुझे उम्मीद थी। इसलिए मैं झोला लेकर नहीं आया था। अब अनंत काल तक घर न लौटने के लिए क्या किया जा सकता है? मेरे पास यह छोटा शहर बचा था जिसे मैं आधे घंटे में पैदल पार कर सकता था, जिसमें दोस्ती के लिए संपत आसपास नहीं दिख रहा था। मैं तेज़ी से एक तरफ चलने लगा। समय काटने के लिए तेज़ी से चलना बेवकूफ़ी थी। समय कोई दूसरी नहीं थी जिसे धीरे चलकर बचाया जा सकता या तेज चलकर जल्दी बिताया जा सकता। यह तो कुदाली चलाते समय भी बीतता था, बेकार हो तब भी बीतता। फिर भी मैं एक फालतू आदमी नहीं दिखना चाहता था। अस्पताल, लाल बाग, चाँदमारी को पार करते मैं शहर के बाहर आ गया। इतना मात्र आधे घंटे में हो गया। अब यहाँ से घर लौटने के लिए मुझे शहर लौटना होगा। बिना शहर लौटे बाहर ही बाहर गौराहा बाबू अपने घर लौट सकते थे, क्योंकि उनका घर शहर की सीमा में था। अपने घर से एक कदम बाहर रखते ही वे शहर से बाहर हो जाते। गौराहा बाबू मुझसे 3-4 साल ही बड़े थे। अलग थलग उनका मकान होने के कारण मैं उनके घर अभी तक जा नहीं पाया था। आज वे क्या कर रहे होंगे? अगर वे भी बाहर घूमने आए होंगे तो एक साथ वे शहर और घर लौटेंगे। मैं पुलिया के ऊपर बैठ गया। मैं थका नहीं था। कुछ देर तक पुलिया के ऊपर बैठना अनंत काल में से कुछ मिनट बिताना ही था।
इससे ज़्यादा देर बैठना अपने को बिल्कुल फालतू जाहिर करना था। सब फालतू है, इसका एहसास चौबीसों घंटे हवा की तरह मेरे पास रहता था, जिसमें सांस लेकर बाकायदा मैं जिंदा था। मैं तेज़ी से लौट पड़ा। इस सड़क से आते जाते मोती तालाब जरूर दिखेगा। मोती तालाब वही रहेगा, पर कभी बाएं हाथ की तरफ होगा, कभी दाहिने हाथ की तरफ। उसका पाट इतना ऊंचा था कि सड़क से उसका पानी नहीं दिखता था। पानी देखने के लिए पाट के ऊपर चढ़ना पड़ता। तालाब के पानी को देखने के बाद तालाब की मछलियाँ दिख जाए यह आवश्यक नहीं, पर तालाब में बहुत सी मछलियाँ हैं यह मैं जानता था, और ठेकेदार भी। आंखों से जो कुछ देखा जाता है उसके साथ साथ दुनिया का काम अनुभव से चलता है। अनुभव से ज़्यादा अंदाज से, जिसमें गलतियां ही गलतियां होती हैं। अंदाज से नहीं, होशियारी और चालाकी से भी दुनिया चलती है, जिसमें गलतियों की संभावना कम होती है। इसमें खुद को नुकसान कम, दूसरों का नुकसान अधिक होता है। हम लोगों की सारी तकलीफ़ उन लोगों की होशियारी और चालाकी के कारण थी जो बहुत मज़े में थे और जिनसे हमारा परिचय नहीं था। इन सब के बीच ज़िंदगी का मकसद ढूंढना मुश्किल काम नहीं था। बुजुर्ग और बूढ़े आदमियों की कमी नहीं थी। किसी को छाट कर पूछा जाए, बाबा सीधे सीधे बतला दीजिए मेरी ज़िंदगी का मतलब क्या है, मुझे क्या हासिल करना है। मैं अभी नवयुवक हूँ, मेरी 22-23 वर्ष की उम्र है, अभी बता दीजिए। इसके बाद मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगा, मैं सब कर लूँगा। मुझ में बहुत उत्साह है, बार बार आपको परेशान नहीं करूँगा। धोखे से वह बूढ़ा व्यक्ति यदि बापची हुआ तो जब आपका अंदाज होगा। अधिक लालच नहीं करना चाहिए, संतोष करना सीखो। जो तुमसे बड़े हैं, अमीर हैं, उनकी नकल मत करो। जो तुमसे गरीब हैं उनको देखकर संतोष करो कि तुम कितने सुखी हो। तुम्हारी सारी कोशिश यह होनी चाहिए कि जो हालत तुम्हारी है उससे खराब ना हो। इससे तुम्हारे जीवन में शांति रहेगी। तुम्हें अपने काम को ठीक करना है। दुनिया का काम अपने आप ठीक चलता है, जैसे चल रहा है चलने दो। उतनी ही आग और लकड़ी इकट्ठा करो जितनी खाना बनाने के लिए ज़रूरत है। दुनिया में आग लगाने की माचिस 7 समुद्र के नीचे हैं और वह भीग कर सैकड़ों वर्ष पहले खराब हो चुकी है। वहाँ कोई नहीं पहुँच सकता। दुनिया को कोई बदल नहीं सकता। अगर तुम अकेले बदल जाओगे तो बुरी मौत मरोगे। मुझे शांति से मरने दो और तुम सब शांति से मरो। मुझ में समझ की कमी थी, फिर भी मैं समझने लगा था कि तालाब सूखा भी होता है और उसमें कम बेसी पानी भी भरा रहता है। पानी होने से उसमें काई, लद्दी, पत्थर, लकड़ी, मेढक, मछली इत्यादि जरूर होंगे, मगर उनका होना जरूरी नहीं है। व्हेल मछली समुद्र में पाई जाती है। धोबी 3 बजे रात को कपड़ा धोने तालाब चले जाते हैं। भीख मांगने वाले और रईस कोई काम नहीं करते। 2 साल पहले पानी ठीक से न गिरने से तब कई तालाब सूख गए थे। छोटे छोटे तालाब चारों ओर बिखरे पड़े हैं। कहने से तालाब का पानी नहीं बिखरता। सबसे बड़ा तालाब रानी तालाब है। ज़िंदगी के बारे में मेरी यही समझ थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। किसी दिन 2500 बार ऐसा होता था कि बस दुख ही दुख है। उसी दिन या दूसरे दिन कुछ ऐसी बातें भी होती थी जिससे दुख नहीं होता था। कभी कभी बहुत खुशी की बात होती थी। दुख को घटाकर महसूस करने की ताकत मुझ में नहीं थी। मैं ऐसे नाप का गिलास बन गया था कि थोड़ी तकलीफ़ में भी दुख से भर जाता था और ज़्यादा तकलीफ़ में भी यही होता। ऐसी अक्लमंदी नहीं थी कि एक लकीर को बिना मिटाए छोटी करने के लिए तरीका एक बड़ी लकीर खींचने का है। ऐसी अक्लमंदी किस काम की कि हर आने वाला दुख पहले से बड़ा होता चला जाए और बीते दुख का संतोष हो कि बड़ा नहीं था। शहर में फ्रांसीसी नाम का एक लड़का था। कुछ साल पहले ही उसने हॉकी खेलना शुरू किया था। मेहनत से अभ्यास करते हुए पहले वह नगर स्तर का अच्छा खिलाड़ी हुआ, फिर विदेश भी हॉकी खेलने गया। शहर में सबसे पहला
ट्रांजिस्टर रेडियो वही लाया था। उसके पिता को पहले कोई नहीं जानता था। वह पुलिस बैंड में था। जैसे ही वह नगर स्तर का खिलाड़ी हुआ, उसके पिता को सब जानने लगे। बहुत से लोग दुख सहने का अभ्यास बचपन से करते हैं। इसके अभ्यास के लिए मैदान की ज़रूरत नहीं होती। घर के किसी कोने में पड़े पड़े या दिन भर खटते पेट भरने की कोशिश में अभ्यास होता रहता है। मैं दुख सहने का नगर स्तर या जिला स्तर का खिलाड़ी नहीं होना चाहता था। इससे कभी किसी का बाप नहीं जाना चाहता। घर पर सारे अभ्यास और धैर्य टूट जाते थे, क्योंकि मैं पत्नी को, माँ को, भाइयों को, दोस्तों को, सबको प्यार करता था। मैं दुख को ख़त्म करने के प्रयास के लिए स्टेमिना चाहता था, एक अच्छा फॉर्म पाना चाहता था। जिंदा रहना और दुख सहना दोनों की शक्ल इतनी मिलती जुलती थी जैसे जुड़वा हूँ। ज़माने के खास दरवाजे तिजोरी की तरह मजबूत और कांच की तरह पारदर्शी थे। इन्हीं शीशों में से उस पार देखकर मुझ में समझ आई थी कि सामान्य ज्ञान बढ़ा था। मैं कभी घोड़े पर नहीं बैठा था, लेकिन विचारों से पुराना घुड़सवार था। कभी हवाई जहाज़ में नहीं बैठा था, लेकिन हवाई जहाज़ में बैठना किताबों और सिनेमा में इतना सामान्य हो गया था कि हवाई जहाज़ में बैठना मुझे मालूम था। दिल्ली, बम्बई या भोपाल दिल्ली या नागपुर दिल्ली का हवाई किराया मुझे मालूम था। बम्बई के ओबराय कॉन्टिनेंटल की सुख सुविधा मुझे मालूम थी। अखबार और विज्ञापन से मैं बहुत सी चीज़ें सीख रहा था। यहाँ तक कि एयर होस्टेस की तस्वीरों से मुझे मालूम था कि वे कैसी हैं। बिना खर्चे के आधुनिक होने के लिए यह ज़रूरी है। यही मैं पत्नी से चाहता था, यानी सुख और सुविधाओं की जानकारी होनी चाहिए। मेकअप किस तरह से करते हैं वह विज्ञापन से सीख सकती थी, जबकि उसे और मुझे भी उसके चेहरे पर पाउडर लगाना पसंद नहीं था कि यह फालतू खर्च है। मैं साधारण सस्ती कमीज पतलून पहनता था, पर अच्छे फैशन की मुझ में समझ थी। महिलाओं और गृहस्थी से संबंधित मासिक पत्रिका मैं पत्नी के लिए कभी कभी ले आया करता था। इसके बाद भी एक स्वेटर का बनाना बहुत महंगा काम था। अखबार पत्नी के लिए आवश्यक नहीं समझता था। होटल से आधी कप चाय पीकर मैं अखबार पढ़ लिया करता था। जिस दिन घर में रस्से वाली सब्जी या कढ़ी बनती थी, उस दिन दाल नहीं बनती थी। महीने में 8-10 दिन इसी तरह दाल नहीं बनती थी। संघर्ष का दायरा बहुत छोटा था। प्रहार दूर दूर से और धीरे धीरे होते थे, इसलिए चोट बहुत जोर की नहीं लगती थी। शोषण इतने मामूली तरीके से असर डालता था कि विद्रोह करने की किसी की इच्छा नहीं होती थी, या विद्रोह भी बहुत मामूली किस्म का होता। यदि सब्जी बहुत महंगी मिलती थी तो इसका कारण उन सब्जी बेचने वालों को समझता जो टोकरी में सब्जी बेचने मोहल्ले मोहल्ले घूमते थे। उनसे सब्जी तौलाते समय डपट कर बोलता, तौल ठीक होना चाहिए, सड़ा आलू मत डाल देना। तुम लोग ठगते हो, डंडी मारते हो, लूटते हो। यही मेरा विद्रोह था। जिंदगी की हर क्षण से 2500 लाल चींटियाँ चिपकी रहती थी। शायद पसीना इसका कारण हो, लेकिन उनको सहने की आदत पड़ गई थी। जिस क्षण से चींटी अलग होती, वह क्षण भी चींटी के साथ साथ मरकर नीचे गिर जाता था। यदि एक बारगी कोई गर्दन काटने के लिए आए तो जान बचाने के लिए जी जान से लड़ाई होती। इसलिए एकदम से गर्दन काटने कोई नहीं आता। पीढ़ियों से गर्दन धीरे धीरे कटती है, इसलिए खास तकलीफ नहीं होती और गरीबी पैदाइशी रहती है। गर्दन को हिलगाए हुए सब लोग अपना काम जारी रखते हैं, यानी गर्दन कटवाने का काम। मेरा वेतन एक कटघरा था जिसे तोड़ना मेरे बस में नहीं था। वह कटघरा मुझ में कमीज की तरह फिट था और मैं अपनी पूरी ताकत से कमज़ोर होने की हद तक अपना वेतन पा रहा था। एक कटघरे में सुराख कर मैं सिनेमा देखता था या स्वप्न। हफ्ते भर बाद ही मेरी फिल्म देखने की इच्छा हो जाती थी। फिल्में और लोगों की तरह मुझ में जीने का विश्वास बढ़ाती थी। जीना यथा स्थिति में जीने का था। रिक्शे वाले से एक करोड़पति की लड़की की शादी हो सकती थी
तो रिक्शा वाला इसी संतोष से रिक्शा चलाता रहेगा। अमीर लड़की से गरीब लड़के के प्रेम को देखकर गरीबों को वैसा ही सुख मिलता था जो अपनी चारपाई या ज़मीन पर सोने से ज़्यादा बढ़िया गद्देदार पलंग के नीचे झाड़ू लगाने में नौकर को मिलता होगा। खाना बनाने वाला नौकर ज़्यादा खाना बनाएगा ताकि खाना बचे, परंतु विज्ञान से गरीबों को खास लाभ नहीं मिलता था। मालकिन बचा हुआ खाना रेफ्रिजरेटर में रख देगी, नौकर को कभी न कभी कुछ ज़रूर मिलेगा, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में रखे रखे बहुत दिनों का सामान भी खराब हो जाता है। ज़्यादातर आदमी का स्वाद मिठाई के ढेर से थोड़ी मिठाई चुराकर चख लेने का स्वाद था। आदमी के विचार तेज़ी से बदल रहे थे, लेकिन उतनी ही तेज़ी से रद्दीपन इकट्ठा हो रहा था। रद्दीपन देर तक ताज़ा रहेगा, अच्छाई तुरंत सड़ जाती थी। अधिक से अधिक घंटे, 2 घंटे या 1-2 दिन तक ही रहती थी। घर के सामने आकर भी मेरी अंदर जाने की इच्छा नहीं हो रही थी। चहलकदमी करता हुआ मैं पान की दुकान के सामने खड़ा हो गया। ठाकुर, एक कपूरी पान दो, मैंने कहा। कुछ परेशान लगते हो, पान लगाते हुए ठाकुर ने कहा। परेशान नहीं हूँ, छुट्टी का दिन है, घर जा रहा हूँ। होटल की तरफ से घूमकर मैं घर को पार करते हुए आगे निकल आया। अपनी दुकान से घूरते हुए गुप्ता ने मुझे देखा। चूँकि मैं गुप्ता जी की दुकान से उधारी सामान लाता था, इसलिए उनका देखना मुझे घूरने जैसा लगता था। कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने पूछा। घर जा रहा हूँ, मैंने कहा। घर तो पीछे छूट गया है, उन्होंने कहा। ओह अच्छा, कहता हुआ मैं बजाय घर जाने के नाऊ की दुकान में बैठकर अखबार पढ़ने लगा। नाऊ की दुकान के बड़े बड़े आईनों में मुझे भ्रम होता था। सड़क के आते हुए आदमी मुझे जाते हुए लगते थे। यदि मैं घर की तरफ जाऊं तो आईने में घर से लौटता हुआ लगूंगा। शीशे में अपने को देखकर हमेशा मुझे लगता कि मैं उतना ठीक नहीं दिख रहा हूँ जितना ठीक हूँ। इसी तरह की आशा से ज़िंदगी कुछ ठीक लगती। ज़िंदगी जितनी ख़राब लगती है उतनी ख़राब नहीं है। बचपन में इस नाऊ ने बाल काटने के बाद मुझे अच्छे से संवार दिए थे। बाल कटवाने के बाद तुरंत नहाना पड़ता था। मैं नहाने से बच रहा था, क्योंकि नहाने से संवारे हुए बाल खराब हो जाते हैं। अम्मा ने बड़े भाई से ज़बरदस्ती नहलाने के लिए कहा था। बड़े भाई ने मुझे समझाया था कि नहाने के बाद वे बालों को पहले जैसा संवार देंगे। बड़े भाई ने वैसे ही बाल संवार दिए। यही स्टाइल हमेशा रही और मेरे चेहरे के नाक नक्शे में बाल संवारने का एक ढंग अस्थायी रूप से शामिल हो गया। मैं चाहता तो इसे बदल सकता था। सिर के बाल पिता, चचेरे भाई, अजिया, बाबा और चचाओं की मौत के बाद कई बार घुटे थे, लेकिन जब भी बाल बढ़े तो उनका वही ढंग था। पहनने का ढंग या पहनावा आदमी के नक्शे में शामिल हो जाता है, जो मरते दम तक नहीं छोड़ता। पतलून पजामा पहनने वाला पतलून पजामा पहने पहने मरेगा। सूट पहनकर उसके मरने की उम्मीद नहीं की जा सकती। घुटने के ऊपर से मोटी धोती लपेटे रहने वाला बढ़ई उसी को पहने पहने मरेगा। अधनंगा अधनंगा ही मरेगा। दाढ़ी बनवाओगे? नाऊ ने पूछा। नाऊ सफ़ेद धुली कमीज और सफ़ेद पतलून पहने हुए था। 50-55 की उम्र होगी, पर सभी बाल काले थे। हल्की झुर्रियों वाला चिकना चेहरा। पूरे शहर में अकेला एक गुजराती नाऊ था। दूसरे स्थानीय नावों की तरह इसे नीची निगाह से नहीं देखा जाता था, पर गुजरातियों के बीच उसकी वही स्थिति थी जो सब नावों की थी। दाढ़ी मैं खुद बनाऊंगा, घर जाने के लिए बैठा हूँ, मैंने कहा। यह मेरा ठीक जवाब नहीं था। घर जाने के लिए बैठे रहने का क्या मतलब? मुझे अपने घर जाने के लिए बैठे रहने की ज़रूरत नहीं थी। मैं बस के इंतज़ार में नहीं बैठा था। घर बस की तरह यहाँ आता और उसमें मैं घुस जाता। घर का दरवाज़ा मेरे लिए बंद नहीं था। संपत, मैं चिल्लाया और करीब करीब दौड़ते हुए मैं उसके पास पहुँचा। मैं तुम्हारे इंतज़ार में बैठा हूँ। तुम्हारी मुझे सख्त ज़रूरत है। दोस्ती वाकई एक शानदार चीज़ होती है। तुम्हारी सहायता की ज़रूरत है। अब मुझे फिक्र नहीं है। क्या है, परेशान क्यों हो? मैं तुम्हारा इंतज़ार करता रहा। घर में ऐसे घुसते हो कि निकलने का नाम नहीं लेते। तुम घर घुसते हो
आखिर मैं अकेले ही बाजार गया? तुम्हारी बात का विश्वास नहीं है। अगर पहले रुकाना होता कब का सब्जी लेकर घर पहुंच जाता। यार मेरी बात सच है, तुम मुझे बचा सकते हो। मैं घर से बाहर कम से कम 1 घंटा बिताना चाहता हूँ। पिक्चर का टाइम होता तो पिक्चर देखने चला जाता। घर बंद है क्या? संपत ने पूछा। नहीं भाई, सब है। संपत को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह आश्चर्यचकित था। इसमें अनहोनी या आश्चर्य की कोई बात है? चाहूँ तो अभी घर जा सकता हूँ। मुझे कोई रोक नहीं सकता। पर अभी मैं जाना नहीं चाहता। मुझे समय बिताना है। जब देर हो जाएगी तब शान से घर जाऊँगा। अभी जाओगे तो क्या होगा? उत्सुकता से उसने पूछा। होगा कुछ नहीं। अम्मा चावल पछोड़ते हुए दिखेगी और पत्नी बाल्टी लिए हुए। जब मैं जल्दी से जल्दी घर लौटता हूँ तो घर के लोगों को घर आने के कारण बताने की इच्छा होती है। कारण मुझे समझ नहीं आता। छुट्टी के दिन बहुत ऊबता हूँ। तुझको कभी ऐसा हुआ था? शुरू में छुट्टी के दिन की आदत मुझे नहीं पड़ी थी। छुट्टी का दिन मुझे बेकारी का दिन याद दिला देता था। छुट्टी का दिन नौकरी से अलग कर दिया गया दिन लगता था। जैसे इतवार का दिन, तब प्रत्येक सोमवार को लगता था कि पता नहीं नौकरी लगती है या नहीं। अस्थायी नौकरी होने के कारण ऐसा लगता होगा। अब आदत पड़ गई है। मुझे पेंशन पाते तक नौकरी करनी है। तुम्हारी लंबी उम्र होगी इसलिए पेंशन की बात कर रहे हो। क्या तुम मर रहे हो? दोस्त, तुम मुझे बचा लोगे? मैंने कहा। मैं चलता हूँ। बहुत से घरेलू काम आज के दिन इकट्ठे हो जाते हैं। बाप के साथ मिलकर अम्मा की पिटाई करनी है। अम्मा की पिटाई दफ्तर के दिन भी होती है। छुट्टी के दिन पिटाई बंद क्यों नहीं रखते? रोज़ रोज़ पिटाई थोड़ी होती है। घर में तुमसे किसी ने कहा था कि अभी लौट कर मत आना, देर से आना? नहीं कहा। तब क्या परेशानी है? तुम अपने घर जाओ, मैं अपने घर जाऊंगा। जाकर सोऊंगा। दिन को बहुत दिनों से सोया नहीं। मेरे साथ 1 घंटा नहीं गुजार सकते? तुम कुछ छुपा रहे हो। तुम्हारा किसी से झगड़ा हुआ है? चलो मैं तुमको घर पहुंचा देता हूँ। बाँह पकड़कर लगभग खींचते हुए वह मुझे घर की तरफ ले चलने लगा। गली के सामने लाकर उसने मुझे छोड़ दिया। जब वह खींच ले जा रहा था तो गुप्ता मुझे देख रहा था। अब तुम चले जाओगे या अंदर तक छोड़ दूँ? कंधा पकड़कर मुझे ठेलते हुए उसने कहा। जाओ ना, खड़े क्यों हो? पत्नी मुझे गली में दिखी। उसने देखा होगा कि संपत मुझे ज़बरदस्ती घर भेज रहा है। अगर उसने देखा है तो मुझे संतोष था, क्योंकि उन लोगों को मालूम हो जाएगा कि मैं घर नहीं आ रहा था। मेरी घर आने की इच्छा नहीं थी। पत्नी अंदर चली गई थी। अम्मा को उसने मेरे आने की खबर की होगी। छोड़ो, कंधा छुड़ाते हुए मैंने कहा। तुम तो झगड़ा करने पर उतारू हो। मैं जा रहा हूँ। सब्जी पहुँचानी है। कक्का इंतज़ार कर रहे होंगे। संपत को जाने के बाद सड़क की तरफ घूमकर आते जाते लोगों को देखते हुए मैं ऐसी बात सोचने लगा जिसके होने की कोई संभावना नहीं थी। जैसे हो सकता है पत्नी कहे, थोड़ी देर के लिए और बाहर रह लो। हम लोगों की खातिर तुम थोड़ी देर के लिए बाहर नहीं रह सकते? खाना बनाने में अभी बहुत टाइम है। यह चाय का समय भी नहीं है। घर में कितने काम बचे हैं? कपड़ा धोना है, बर्तन मांजना है, पानी भरना है, झाड़ू लगानी है। शादी हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, पर लगता है पिछले जन्म से तुम्हारे साथ हूँ। सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। गुस्से से नहीं, प्रेम से रहने के लिए तैयार हूँ। मेरा सौभाग्य है कि तुम मुझे मिले। दूसरा मालूम नहीं कैसा होता। यह कहने के बाद दरवाजे के सामने अड़ी रहेगी और गिड़गिड़ाएगी। हो सकता है माँ कहे, तुम इतनी जल्दी आ गया? अब तू कहेगा, रोज़ रोज़ सुबह शाम खाना क्यों बनता है? अब तू 2-4 दिन बाद में आना, हम लोग जैसे तैसे गुजारा कर लेंगे। मेरी उम्र तो कट गई, बस दुल्हन की मुझे चिंता है। घर में घुसने के बाद मैं यह परिस्थिति से समझौता करने के लिए तैयार था। मैं किसी से कुछ भी नहीं कहना चाहता था। आंगन में कोई नहीं था। इतने दबे पैर घर में घुसा था कि थोड़ी भी आहट नहीं हुई। अम्मा को और पत्नी को, जो चौके में थी, मेरे अंदर घुसते ही मालूम हो गया कि मैं आ गया हूँ। संतू, हाथ मुंह धोकर खाना खा ले। अम्मा ने चौके से आवाज़ लगाई। हाथ मुंह धोया। 1-2 बार खखार खखार कर कुल्ला करने के बाद पहले से तैयार पाटे पे बैठ गया।
सब्जी नहीं थी, कई दिनों से सब्जी नहीं बन रही थी। मट्ठा था। भरपेट खाना खाया, चारपाई में लेटा तो नींद आ गई। करीब 2 घंटे सोया होऊंगा क्योंकि नींद खुलते ही मेरी नज़र चौके में गई। अम्मा चाय बना रही थी। अगर सोता रहता तो चाय बन जाने के बाद मुझे उठा देती। पत्नी चारपाई के पास ज़मीन पर बैठी लौकी काट रही थी। लौकी कहाँ से लाई? मैंने पूछा। सब्जी बेचने वाली आई थी, अम्मा ने खरीदी है। मैंने मना किया, यहाँ मत खरीदो, तुम नाराज़ होगे। पर कई दिनों से सब्जी नहीं बनी थी। अम्मा का बहुत मन है कि तुम्हारे लिए सब्जी नहीं बननी चाहिए, सफाई मत दो। मैं कब कह रहा हूँ कि तुमने खरीदी है? शाम को बाजार जाने वाला था, जितनी लौकी बोलती सब ले आता। पता नहीं जाते कि नहीं जाते। अम्मा को अच्छा नहीं लगता कि तुम बिना तरकारी के खाना खाओ। तुमको मेरा बिना तरकारी की खाना खाना अच्छा लगता है? अब मुझसे सब्जी लाने के लिए कभी मत कहना। नहीं कहूँगी। कैसे नहीं कहोगी? 1000 बार कहोगी। उसके बिना तुम जिंदा नहीं रह सकती। मैं सब्जी तरकारी के बिना जिंदा रह सकती हूँ। लाने के लिए नहीं कहूँगी, तब भी जिंदा रहूँगी। अभी आप सुन रहे थे विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित नौकर की कमीज पार्ट 1। अगर आपको हमारी ऑडियो बुक पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।